नमस्कार। पाठ्यक्रम शब्द को जब सुनते हैं तो ये महसूस होता है कि पढ़ने का जो क्रम होता है उसी को हम पाठ्यक्रम कहते हैं। अक्सर आपको ऐसे अनेकों वीडियो मिलते होंगे जिनमें मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स परीक्षा के पाठ्यक्रम पर चर्चा की जाती होगी और उनमें आपको आरपीएससी द्वारा दिए गए सिलेबस पर सीधी बात की जाती है। सीधा जो है एक एक करके जो टॉपिक्स हैं उनको समझाया जाता है कि उनमें क्या क्या सम्मिलित है और आपको क्या क्या पढ़ना होगा। लेकिन हमारी ये जो चर्चा है उससे थोड़ी अलग होगी। एक अलग तरीके से मैं आपसे आज कुछ बात करना चाहूंगा पाठ्यक्रम पर। विशेष करके जब हम पाठ्यक्रम को देखें तो उस समय हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में सफलता आपके नजरिए पर ही निर्भर करती है। अगर आप परीक्षा को सफल होने योग्य समझते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे, लेकिन अगर आप इसे एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में देखते हैं तो सफलता के जो चांस हैं वो उतने ही कम हो जाते हैं। तो ये जो पैटर्न है मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखने का कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 वो सही नहीं है, ऐसा मैं अपने पिछले अनुभव से कर रहा हूं। क्योंकि जब हम इस तरह से चीजों को देखना शुरू करते हैं तो हम अपने सिलेबस को खुद के लिए बहुत बड़ा कर लेते हैं। क्योंकि जब हम इस तरह से चीजों को देखना शुरू करते हैं तो हमको एक साथ 27 विषय और बहुत सारे अनगिनत टॉपिक उसमें दिखाई देते हैं। लेकिन ये उसी तरह से है जैसे हम शरीर के अलग अलग अंगों की अगर बात करें तो हमारे शरीर के हजारों अंग हैं, ठीक है, जिनको अगर हम एक एक करके समझने की कोशिश करें तो शायद नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब हम वृहद स्तर पे पूरे मानव शरीर को देखते हैं तो वो एक इकाई के रूप में दिखता है। वही चीज यहां पर हम करेंगे और मैं आपको एक अलग दृष्टिकोण से इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो मेरा दृष्टिकोण है इस पूरे सिलेबस को देखने का, उसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाऊंगा और मुझे ये उम्मीद है कि इस क्लास के अंत तक आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरह से कवर अप हो जाएगी। तो आप अगर जब प्रश्न पत्र 1 को देखते हैं तो आप इसे 3 यूनिट्स के रूप में ना देखें कि इतिहास है, उसके अलावा अर्थव्यवस्था है और समाजशास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन और अंकेक्षण जो है इसके टॉपिक है। नहीं, हमको इसको इस तरह से देखना है कि जिस विषय का चुनाव आरपीएससी के द्वारा इस प्रश्न पत्र में किया हुआ है उनमें क्या तारतम्य है, ठीक है, और कैसे किसी एक ही टॉपिक को हम इन सभी नजरियों से देख सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि कैसे हमारे सिलेबस में दिए हुआ एक टॉपिक आपको इन सारे सभी प्रकार के जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर दिखाई देगा। कैसे? प्रश्न पत्र 1 की बात करें तो प्रश्न पत्र 1 में आपके सबसे पहले जो आता है वो है आपका जस्ट अ मिनट, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। तो जब हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हम किसी भी विषय के भूत की बात कर रहे होते हैं, पीछे की बात, ठीक है। अब जैसे कि हमारे चाहे राजस्थान के इतिहास की बात करें, चाहे हम विश्व के इतिहास की बात करें या भारत के इतिहास की बात करें, तीनों में ही हम घटनाओं के भूतकाल या जो कुछ घटित हो चुका है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब मैं एक टॉपिक आपके लिए यहां पर ले रहा हूं और मैं बताऊंगा कि वो टॉपिक आपको सभी में कैसे दिखाई देगा। साथ के साथ में लेकर चलूंगा। टॉपिक जो हमारा है वो है शिक्षा, ठीक है। क्या टॉपिक हमारा? शिक्षा पर हम बात करेंगे कि शिक्षा जो है ये एक टॉपिक है शिक्षा। और अगर इस शिक्षा के विषय को अगर हम इतिहास में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान में और भारत में दोनों में ही शिक्षा के क्षेत्र में क्या इतिहास रहा है। तो जैसे कि आप इतिहास में भारतीय इतिहास को देखते हैं, भारतीय इतिहास में आप देखिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या ब्रिटिश भारत के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या जो है प्रयास किए गए या शिक्षा की स्थिति कैसी थी, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के आगमन से पूर्व हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति कैसी थी, मध्यकालीन भारत में शिक्षा की स्थिति कैसी थी, या प्राचीन समय में जब हम जाते हैं तो वहां पर शिक्षा का क्या कुछ महत्व था, क्या कुछ रोल था, ठीक है। साहित्य और शिक्षा किस तरह से वहां पर महत्व रखते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। इसी तरह से हम इतिहास में ही हम देख सकते हैं कि
समाज सुधार आंदोलन के दौरान बहुत से हमारे ऐसे विद्वान रहे हैं, बहुत से, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हम बात करते हैं या ज्योतिबा फुले की हम बात करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को हम देख सकते हैं। महिला शिक्षा की स्थिति कैसी रही, ठीक है, विशेष करके महिला शिक्षा पर अब आपको प्रश्न पूछा जा सकता है सिंपली कि महिला शिक्षा को लेकर के किस किस विद्वान ने किस प्रकार से काम किया। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये ना देखें कि हम इतिहास में उस मुद्दे पर अलग से बात करें, फिर उसके बाद में हम दूसरे टॉपिक में जाकर के उस मुद्दे पर अलग से बात करें। नहीं, हम शिक्षा पर ही बात करते हुए पूरा इतिहास उसका देख लेंगे, ठीक है, कि कहां कहां हमारे सिलेबस में रिलेटेड उससे चीजें हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको 3-4 टॉपिक शिक्षा के बारे में बताए, तो वो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपको वहां से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपके प्रश्न को जो आप उत्तर दे रहे हैं उसको एनरिच करने में ये जानकारी आपको बहुत मदद कर सकती है। फिर आते हैं हम जब अर्थव्यवस्था की तरफ, तो अर्थव्यवस्था में जैसे ही हम शिक्षा की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा को आपके राजस्थान और भारत दोनों के ही सिलेबस में समाहित किया गया है। और मैं तो ये कहूंगा कि विश्व अर्थव्यवस्था के टॉपिक में भी इसको समाहित किया गया है, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था में आपके जो सतत विकास का टॉपिक है उसके अंदर भी जो एसडीजी गोल्स है उनमें भी शिक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में है। इसी तरह से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में शिक्षा पर बात की गई है, गरीबी और बेरोजगारी पर बात की गई है। तो गरीबी बेरोजगारी के मूल कारण जो हैं उन पर हम देखें तो शिक्षा की कमी को हम देखते हैं, ठीक है, और उसमें ही अगर हम सुधार करने का प्रयास करें तो वो उसके सुझाव हो सकते हैं कि हम इन चीजों को रिमूव कैसे कर सकते हैं, दूर करने के उपाय क्या है। तो उसका एक उपाय शिक्षा अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए एक और रिलेटिवनेस हो गई कि अर्थव्यवस्था पढ़ते समय भी हमको शिक्षा पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह शिक्षा को अब हम समाज के स्तर पर जाते हैं तो बहुत सारी हमारी सामाजिक बुराइयां जो है ना, जैसे कि अब 2 टॉपिक आपके हैं सिलेबस में, आप अपना सिलेबस चाहें तो अपने पास खोलकर देख सकते हैं, उसमें एक दहेज है, ठीक है, और एक है बाल विवाह। और इन दोनों ही कुरीतियों के पीछे मूल कारण अशिक्षा है, ठीक है। अगर शिक्षा बेहतर तरीके से दी जाए तो क्या दहेज और बाल विवाह जैसी समस्याएं समाज में रहेंगी? नहीं रहेंगी। तो यहां से भी, और एक और चीज, समाजशास्त्री विचारों का विकास जब आप पढ़ेंगे, विशेषकर भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास कैसे हुआ, तो हमको यह देखना पड़ेगा कि समाजशास्त्र का उद्भव शुरुआत कहां से हो रही है, जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और ये सब स्थापित किए जा रहे हैं, और उसके बाद में मैक्स मुलर हमारे ग्रंथों का अनुवाद करते हैं, इस तरह की चीजें। और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थापना हो रही है, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो लखनऊ हो, वहां पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। तो क्या वो आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है? वो भी तो चीजें शिक्षा से ही संबंधित है। तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पहलू पूरा का पूरा शिक्षा से संबंधित आ जाता है, क्योंकि विषय के रूप में जब भी हम अध्ययन करते हैं तो शिक्षा का भाग अपने आप ही हो जाता है। जो हमने अर्थव्यवस्था में बात की थी, तो वहां पर हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारी जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति पर भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो भारतीय शिक्षा नीति को, जो हमारी अभी 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई जुलाई 2020 में, वो आपको कवर करना पड़ेगा। तो वहां से भी आपका शिक्षा का टॉपिक कवर होता हुआ चलेगा। फिर आप जब प्रबंधन में जाओगे, बोलोगे सर प्रबंधन में तो है ही नहीं शिक्षा। तो मैं बोलूंगा कैसे नहीं है भाई, प्रबंधन में आपके अंत में जब आप देखते हो शैक्षिक प्रबंधन नाम से एक और टॉपिक आता है कि नहीं, तो वहां से 2 नंबर का प्रश्न आपको सीधा सीधा शैक्षिक प्रबंधन पे पूछा जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन कैसे किया जाता है, शिक्षा का प्रबंधन क्या है, प्रधानाचार्य की क्या भूमिका है, ऐसे बहुत से टॉपिक वहां से पूरे कवर होंगे। तो फिर आपके जो तीसरा यूनिट है पहले ही पेपर में, वहां पर भी शिक्षा का महत्व हमको देखने को मिलता है। फिर आता है आपके सांख्यिकीय या फिर लेखांकन और जो अंकेक्षण वाला हिस्सा है, तो वहां पर शिक्षा। तो भैया शिक्षा से जुड़े जो डेटा है, क्योंकि लेखांकन में और अंकेक्षण में मुख्यतः हम डेटा पर बात कर रहे हैं, चाहे वो बजट हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो ऑडिटिंग हो, तीनों ही पोर्शन में हम देखते हैं कि डेटा रिलेटेड बात होती है। तो जैसे अभी आप मान लीजिए करंट में कि असर की रिपोर्ट जो अभी आई है हमारे यहां पर, शिक्षा की स्थिति कैसी है और शिक्षा क्या गुणवत्ता दे रही है बच्चों को, उसको जांचने के लिए असर नामक एक रिपोर्ट निकाली जाती है। तो कल परसों के अखबार में आपने देखा होगा कि 8वीं कक्षा तक के छात्र भी मुश्किल से दूसरी कक्षा के पाठों को पढ़ने में योग्य हैं। ऐसी एक स्थिति हमारे यहां पर देखने को मिल रही है कि वो भी नहीं पढ़ पा रहे हो। तो यहां पर डेटा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सांख्यिकीय में भी शिक्षा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाता है। फिर आता है नैतिक।
तो नीति शास्त्र वाला जो विषय है उसको मैंने नैतिक टॉपिक में रखा है। तो नीति शास्त्र पूरा का पूरा हर एक विषय के नैतिक पहलुओं के अध्ययन करता है। जैसे ऐतिहासिक में हम हर पहलू के इतिहास का अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था में हम हर पहलू के आर्थिक पहलू का अध्ययन करते हैं। कोई भी जो मुद्दा लिया हुआ है उसमें आर्थिक स्तर पे वो कैसे काम का है। तो जैसे यहां पर अर्थव्यवस्था में हमने राजस्थान में शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं वो हमको याद करनी पड़ेगी। भारत में शिक्षा को लेकर के क्या कार्य किया जा रहा है वो याद करना पड़ेगा। इसी तरह यहां नैतिकता की जब हम बात करते हैं तो नैतिकता के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है या विद्यालयों की क्या भूमिका है, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो महापुरुष हैं उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं क्या क्या हैं उसको हमें समझना पड़ेगा। ये सारी सब चीजें जब हम समझेंगे तभी जाकर के समग्र हमारा एक ओवरव्यू विकसित होगा। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि यहां पर शिक्षा को अलग पढ़े यहां पर अलग पढ़े, नहीं। जब भी शिक्षा की बात आएगी तो आपको रिलेटिवनेस में उस पूरे टॉपिक को कवर अप करके चलना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट कोई टॉपिक इसमें नहीं पूछा। मैं बोलता हूं ठीक है नहीं पूछा, पर अब आप आ जाइए। दूरसंचार या सोशल मीडिया या इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या इन सभी के शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करने में उपयोग नहीं है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभों या महत्व पर चर्चा कीजिए, तो क्या आप नहीं बता सकते कि शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत महत्वपूर्ण है? या फिर सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों की जब बात की जाती है तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि शिक्षा, उचित शिक्षा के माध्यम से हम सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं? या फिर हम ये भी बता सकते हैं कि सोशल मीडिया किस तरह से हमारी शिक्षा को प्रभावित कर रहा है? जब आप किसी उपग्रह के लॉन्च के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आप उससे जुड़े हुए शैक्षिक लाभ जो हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे? तो एक शिक्षा टॉपिक आपके यहां पर भी वैज्ञानिक क्षेत्र में भी जो है कवर अप होता है। या फिर जब आप पोषण टॉपिक की बात करेंगे, जब बायोलॉजी वाले पोर्शन में, तो तब आप नहीं बताएंगे कि मिड डे मील के माध्यम से किस तरह से शिक्षा पोषण को भी बढ़ावा दे रही है। तो चीजों को आपको इस तरह से रिलेट करते हुए चलना पड़ेगा। फिर आता है भौगोलिक। तो भौगोलिक में तो भैया साक्षरता टॉपिक आपका स्ट्रेट दिया हुआ है कि भारत में और राजस्थान में साक्षरता, जो जनसांख्यिकी में हम देखते हैं तो साक्षरता किस तरह से महत्वपूर्ण है और हमारी बढ़ती जनसंख्या को रोकने में भी साक्षरता का कैसे योगदान है। साक्षरता के जो आंकड़े हैं, राजस्थान की साक्षरता, महिला पुरुष साक्षरता, ठीक है, बच्चों की साक्षरता, और इन सब चीजों पर हमको वहां पर भी डिस्कशन करना पड़ेगा। तो वहां पर भी हमें शिक्षा के, तो जब भी हम शिक्षा टॉपिक को पढ़ें तो हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको हम समग्र रूप से भूतकाल से लेते हुए, उसको अर्थव्यवस्था से रिलेट करते हुए, समाज से रिलेट करते हुए, नैतिकता से रिलेट करते हुए और विज्ञान के क्षेत्र में जो जो टॉपिक इससे रिलेटेड है उनसे जोड़ते हुए फिर भूगोल तक पहुंचे। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा भूगोल वाला टॉपिक है उसमें शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, मैं आपसे कोई सिलेबस डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं आपको यह बताऊंगा कि यह सिलेबस आपका कैसे बटा हुआ है। और अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप मान के चलिए हर जगह आपको यह मदद करेगा। अभी मैं एक दो और उदाहरण आपको दूंगा। फिर शिक्षा को हम जब राजनीतिक क्षेत्र में लाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 और भाग 4 दोनों में ही शिक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। उदाहरण के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया, उसे 21A के अंदर जगह दी गई, ठीक है। उसके लिए हमारे 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। शिक्षा से जुड़े प्रावधान हमको हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी देखने को मिलते हैं, उन पर भी हम बात कर सकते हैं। तो क्या यहां पर, और फिर मूल कर्तव्यों में पहुंचते पहुंचते भी शिक्षा हमको दिखाई देती है। तो ये राजनीतिक स्तर पर भी हमको शिक्षा का महत्व देखने को मिलता है, ठीक है। प्रशासन में शिक्षा इतना मतलब प्रभावी रूप से हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब हम बात करते हैं कि सुनवाई का अधिकार अधिनियम या गारंटी का अधिकार अधिनियम, तो वहां पर भी शिक्षा का एक पहलू ये देखने को मिलता है कि हमारे शैक्षिक विषयों में इन चीजों को सम्मिलित करते हुए यदि इन पर काम किया जाए तो लोगों को इन अधिकारों को और प्रमुखता से उपलब्ध कराया जा सकता है। तो वहां पर हमारे प्रशासन या लोक प्रशासन में भी शिक्षा का कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक में इंक्लूजन हो जाता है। इसी तरह से शारीरिक शिक्षा की तरफ बात करें तो जो स्पोर्ट्स एंड योगा है, तो जब हम भारत की खेल नीति या राजस्थान की खेल नीति पर बात करें और आपसे उनकी विशेषताएं पूछी जाए तो आप सीधा बिना सोचे एक टॉपिक सीधा लिख सकते हैं कि स्कूलों के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देना या शिक्षा के साथ सहयोगी गतिविधि के रूप में खेलों का विकास करना। तो बताइए, क्या आपके लिए यहां से एक दिमाग में आपके बन जाएगा कि शिक्षा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद में आता है व्यावहारिक।
व्यवहार पर जब हम बात करते हैं तो शिक्षा बुद्धि अधिगम वाला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, स्मृति वाला जो टॉपिक है, उसमें शिक्षा से जुड़े हुए बहुत से तरीके हम देख सकते हैं। जैसे शिक्षण पद्धतियां जो विकसित की जाती है, वो शिक्षण पद्धतियां कैसे विकसित की जाती है, समाज के माध्यम से शिक्षा जब दी जा रही है, तो जब हम बात करते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम की, ठीक है, या सामाजिक अधिगम की जब हम बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से सामाजिक अधिगम में बच्चे सीखते हैं, अपना व्यवहार विकसित करते हैं, उन सब टॉपिक्स पर जब हम बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी जो है आपके व्यवहार के स्तर पर शिक्षा का महत्व है। बुद्धि वाला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा आपके शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अभिप्रेरणात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने में शिक्षा कैसे महत्वपूर्ण है, संवेगात्मक बुद्धि के विकास में उसका क्या महत्व है, ये सारी चीजें हम यहां से लेते हुए चल सकते हैं। इसके बाद में विधि की जब बात आती है, तो विधि में हम जैसे देखते हैं कि बाल जो श्रम संबंधी मुद्दे हैं, तो बाल श्रम संबंधी मुद्दों का निवारण शिक्षा से संभव है। जितनी अधिक मात्रा में समाज शिक्षित होगा, उतना ही बाल श्रम जैसे मुद्दे नहीं देखने को मिलेंगे। इसी तरह से हमारे जो आईटी अधिनियम से जुड़े हुए मुद्दे हैं या साइबर अपराधों से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर शिक्षा संबंधी जागरूकता होना आवश्यक है। महिला हिंसा या फिर जो बाकी जितनी भी हमारे ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती है जो समाज को नीचे की ओर गिराती है, उनको दूर करने में भी शिक्षा के योगदान को हम देख सकते हैं। तो कैसे पूरा का पूरा जो हमारा सिलेबस है उसमें हम देख रहे हैं कि एक ही शब्द जो है शिक्षा, वो पूरे में समाहित है। अब आप बोलोगे सर यहां तो काम में नहीं आया। कैसे काम में नहीं आया, आएगा काम, कैसे आएगा? देखो, शिक्षा की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के कथन को आप देखिए, आपको यहां निबंध ही पूछ लेगा सीधा शिक्षा पर कि भारतीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जो है देश की शिक्षा की स्थिति पर चर्चा कीजिए, या फिर भारत में शिक्षा की स्थिति, आधुनिक शिक्षा और सोशल मीडिया, ऐसे अनेकों टॉपिक्स आपके बन सकते हैं जिसमें आप फिर इन सबको मिला करके, मतलब जब आप उस शिक्षा के टॉपिक पर अपना निबंध लिखें तो आपको पता होना चाहिए इतिहास, आर्थिक, सामाजिक, प्रबंधकीय, भौगोलिक, वैज्ञानिक, नैतिक, कितने टॉपिक निकलते हैं शिक्षा को लेकर के। आप अगर इतने आयामों को कवर करते हुए जब चलोगे और अपना यहां पर निबंध लिखोगे तो आप सोचो आपका निबंध कितना प्रभावशाली होगा। मतलब ऐसे तो आपको शिक्षा के बारे में क्या आएगा कि ठीक है हमारे यहां पर शिक्षा नीति है तो आप बस उस नीति के इर्द गिर्द बात कर लोगे, लेकिन अगर आपने इन आयामों को समझ लिया हो एक बार शिक्षा से जुड़े हुए, तो सोचो कितना फायदा आपको हो गया। अब ये कोई शिक्षा का ही टॉपिक नहीं है, आप जितने भी एसडीजी गोल्स के टॉपिक हैं उनके इर्द गिर्द आप पूरे सिलेबस को पाएंगे। आप एक बार उठाकर देखिए किसी भी टॉपिक को, वो आपको जुड़ा हुआ दिखेगा गरीबी से, ठीक है, वो आपको दिखेगा भुखमरी की व्यवस्था से, वो आपको दिखेगा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ, वो आपको शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, वो आपको ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र से जुड़ा हुआ मिलेगा, वो आर्थिक विकास, वो असमानता को दूर करने से जुड़ा मिलेगा, वो स्वतंत्रता की बात करेगा, वो गुड कंजम्पशन की बात करेगा, वो पर्यावरण संरक्षण की बात करेगा, ठीक है, वो लोगों को न्याय दिलाने की बात करेगा, तो ये, और वो लोगों में सहयोग की बात करेगा। जो हमारे जितने भी जो एसडीजी गोल्स है उन्हीं के इर्द गिर्द हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो हमको घूमता हुआ दिखाई देता है। तो ये की मतलब टॉपिक्स हो गए। इसी तरह से ऐसे अनेकों टॉपिक हैं, जैसे कि असमानता की अगर हम बात करते हैं तो असमानता के टॉपिक को लेकर के इतिहास में हमको बहुत सी चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि जब आप प्राचीन ग्रंथों में देखते हैं तो जैसे वर्ण व्यवस्था वाली बातें हैं तो वो असमानताओं पर आधारित चीजें हैं। समाजशास्त्र में असमानता का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। जाति और वर्ग जैसी व्यवस्थाएं, संस्तरण जो हम देखते हैं वो असमानता से ही जुड़ा हुआ है। आर्थिक असमानता की वजह से हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी योजनाएं कमजोर वर्गों के लिए सरकार के द्वारा चलाई जाती है, तो वहां से हम जो हमारी सामाजिक अवसंरचना में क्या बदलाव करना चाहते हैं, लगातार उत्थान उनका कैसे कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। इसी तरह से असमानता को दूर करने में हमारे जो जितनी भी तकनीकें हैं वो किस तरह से काम आती है, नैतिक विकास कैसे असमानता को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो ऐसी बहुत से टॉपिक्स को आप कवर करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। ये एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है बात इसमें बताना चाहता था। दूसरी एक और जो चीज है वो है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपकी इस तैयारी में सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है वो है टर्मिनोलॉजी को समझना। अगर आप इन शब्दों के अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं सिलेबस के, जितना भी लंबा सिलेबस दिया हुआ है, बाद की बातें हैं सब कुछ, आपको किस उसमें डीप में जाकर के कहां तक पढ़ना है। सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आपसे सूचना का अधिकार पूछा जा रहा है तो आपको सूचना शब्द और अधिकार शब्द दोनों का ही मतलब समझ में आना चाहिए। अगर वो आता है तो आप सूचना के अधिकार को याद नहीं होते हुए भी समझा पाएंगे।
सुनवाई का अधिकार अगर आपको समझाना है तो आपको सुनवाई का अधिकार, ये टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझना है तो वो आना चाहिए। दूरसंचार की बात अगर हम करें तो दूरसंचार क्या है ये सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। श्वसन तंत्र की बात करें तो श्वसन तंत्र क्या है, इस शब्द पर हमको सबसे पहले एक सेट ऑफ वर्ड्स याद होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कुछ उनके नेमोनिक्स हमको याद होने चाहिए ताकि हम फट से उनका जवाब दे पाए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारी जो बुनियाद है ना, जिस पर फिर हमारी बिल्डिंग खड़ी होने वाली है पूरी आगे की तैयारी की, वो बहुत तरीके से हो पाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके को अपनाते हैं और इस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं तो आपकी जो निबंध संबंधी जो समस्याएं आपको होती है ना कि सर हम निबंध कैसे लिखें, वो निबंध की समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इन सब का प्रतिफल आपको इस चौथे पेपर में जाकर के देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अब आप जो अपने आगामी जो 4 या 5 महीने की आप तैयारी करेंगे उनमें आप ये सुनिश्चित करें कि आप जब भी किसी चीज को पढ़ें तो ये आयाम देखते हुए पढ़ें, ठीक है, कि क्या इन आयामों पर किसी तरह का कोई भी लाभ हो रहा है। तो अगर आपने ये सारा कवर कर लिया तो मान के चलिए मुख्य परीक्षा पास करने के बाद जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, आपका दिमाग तुरंत किसी न किसी एक आयाम को क्लिक करते हुए और उस पर उत्तर देने की कोशिश करेगा। तो ये एक मेरी तरफ से कोशिश है, एक प्रयास है कि आप इस परीक्षा के पाठ्यक्रम को इस दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। और जब इस तरीके से आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, एक आत्मबल आपको अपने मन में दिखेगा कि हां, मैंने आज जब इस टॉपिक को पढ़ा तो मैंने इसको हर एक वो टॉपिक जो कि इससे रिलेटेड है और किसी दूसरे पेपर का भाग है या किसी और सेक्शन का भाग है, उसको भी मैंने साथ का साथ कवर किया। अगर ऐसे करते करते आप खुद देखेंगे आपका सिलेबस सिमटता हुआ नजर आएगा आपको, जो इतना बड़ा फैला हुआ है ना कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना सब कैसे याद करें, वो फिर आपको पास में आता हुआ दिखाई देगा। कुछ एक सब्जेक्ट्स की हम एक्सेप्शंस मान सकते हैं, जैसे लोक प्रशासन जैसे जो शब्द टॉपिक्स हैं वो थोड़े से अलग निकल सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं। क्योंकि जब हम पॉलिटी पर बात कर रहे हैं तो वो इतिहास में हमें घुसती हुई दिखाई देती है, उसका एक पूरा इतिहास हमको देखने को मिलता है, वो संविधान का विकास हो। तो जब आप इतिहास में जब आप स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ रहे हैं तो उसी दौरान आपको राजनीतिक जो हमारे बदलाव हो रहे हैं, अब आप मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं संविधान के विकास की और इधर हम जब पढ़ रहे हैं आंदोलन, तो दोनों में आप सिमिलरिटीज देखिए कि किस तरह से हमारे यहां पर 1891 का अधिनियम आता है। वहां से हम देखते हैं कि पहली बार लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिलता है। फिर हम जब उसके आगे बढ़ते हैं तो किस तरह से एक क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिलने के बाद में उसे रोकने के लिए या फिर नरम दल को थोड़ा सा जो है संतुष्ट करने के लिए 1909 का अधिनियम आता है, पूरक प्रश्न पूछने के अधिकार मिलते हैं। और उसी के साथ हमारे यहाँ जो सांप्रदायिकता की समस्या को बढ़ावा देने वाले जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है वो घुसा दिए जाते हैं, धर्म आधारित आरक्षण जिसको हम कह सकते हैं मुस्लिम के लिए। फिर उसके बाद में 1919 पर हम जाते हैं तो वहां पर और वर्गों को आरक्षण देने के प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। तो आरक्षण का मुद्दा आपका साथ का साथ चलता रहेगा। वही आप जब आप संविधान पढ़ रहे हैं तब भी आप वो पॉलिटी भी साथ का साथ पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें अब जब तक आप नहीं देखेंगे इस तरह से, तब तक ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है आप टुकड़ों में पढ़ते रहिए, आप कभी भी एक अच्छा समग्र उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब आप देखिए कि पिछली बार एक इतिहास में प्रश्न पूछा गया था जिसमें आपसे पूछा गया था विश्व इतिहास से कि जो औद्योगिक क्रांति है उसने ना केवल यूरोप में, मतलब इस तरह से क्वेश्चन था, उसने सामाजिक और आर्थिक रूप से भी बदलाव किए थे। तो आप मुझे बताइए, जब आप समाजशास्त्री विचारों का जो है पढ़ते हैं, समाजशास्त्री विचारों का विकास पढ़ते हैं, तो आप वहां पर पढ़ते हैं कि कुछ चीजें जैसे कि प्रबोधन का क्या योगदान है, ठीक है, उसके साथ में औद्योगिक क्रांति का क्या योगदान है। तो औद्योगिक क्रांति ने समाज को कैसे बदला था उस समय, जैसे ही उद्योगों की शुरुआत होती है तो शहरों का तीव्र विकास होता है और एक असमानता हमको देखने को दिखाई देती है आई कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों का पलायन हमको देखने को मिलता है, और शहरों में जहां एक और बड़े बड़े भवन और एक उच्च वर्ग पूंजीवादी वर्ग का उदय होता है, उसी समय वहां पर एक मजदूर वर्ग भी विकसित हो रहा होता है और कैसे वो फिर समाजवाद जैसी घटनाओं को उदय देता है। ये सारी चीजें हम वहां पर पढ़ते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको इतिहास के एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए समाजशास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? डेफिनेटली पढ़ने वाली है, ठीक है। और जब आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये इंटर रिलेटेड हैं, तो आपको प्रश्न भी आते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि मैस्लो का क्रमबद्धता का सिद्धांत जो है वो आपको जहां
प्रबंध में भी पढ़ना पड़ता है, वहीं आपको आगे चल करके और फिर व्यवहार में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही अभिप्रेरणा का क्षेत्र हैं। और यहां जब आप नेतृत्व को पढ़ते हैं तो उसमें आपको अभिप्रेरणा भी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत भी ये आता है, कार्मिक प्रबंधन के अंतर्गत भी, और व्यवहार में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी अभिप्रेरणा अलग से एक टॉपिक दिया होता है। दोनों चीजें एक दूसरे से वहां पर इंटर रिलेट होती हुई हमको दिखाई देती है। इसी तरह से नेतृत्व की जब हम बात करते हैं तो एक और नेतृत्व को हम जो है सत्ता शक्ति वैधता वाले टॉपिक में देखते हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर ये हमको प्रबंध में जो नेतृत्व जो है वहां पर भी दिखाई देता है। तो यहां पर भी देखो दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट होती दिखाई दे रही है। ऐसी अनेकों चीजें आपको अलग अलग जगह एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देगी। बस फर्क यह है कि आप उसको देखना कब शुरू करते हैं। अगर आपने अभी से इसे देखना शुरू कर दिया तो अगले 4-5 महीने आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी में गुजरने वाले हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे और दूसरों के बताए हुए तरीकों पर ही चलेंगे। आप अपने तरीके विकसित कीजिए जहां पर आप चीजों को समेटते हुए देखें, आप चीजों को समग्रता में देखें। हर जगह पर समग्रता को अगर आप लगाएंगे तो अब जब आप भूगोल पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वर्ल्ड भूगोल को पढ़ने के दौरान ही आप एक एक चीज पर ध्यान दीजिए ढंग से, उस क्षेत्र की संरचना कैसी है। जैसे मान लीजिए आप हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन देशों को जब आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो सीधी सीधी बात है कि भूगोल में पढ़ने के दौरान ही आप उस समय भू राजनीतिक समस्याएं जो है उनसे भी अवगत हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम चीजों को, जैसे मीकोंग नदी है वो कहां से बह रही है, या फिर रॉकी पर्वतमाला है वो किन देशों के बीच में बटी हुई है, तो इन सब चीजों पर ध्यान दोगे ढंग से तो वहां से आपके और भी जो है टॉपिक्स सीधे सीधे कवर होंगे। वहां की जलवायु कैसी है, बाकी चीजें कैसी है, तो इस तरह से आपको चीजों को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अपनी तरफ से जितना हो सके आप इस तरह से चीजों को देखें तो आपको काफी मदद इसमें मिलेगी। बाकी आरएस जंक्शन पर आप सभी के लिए जैसे ही हमारी डेट्स अनाउंस हो जाएगी, हम एक ऑफलाइन वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं। तो 50 स्टूडेंट्स को हम उसमें ले रहे हैं और उनको जो है फुल डे हम जो है यहाँ पर हमारे सेशंस में रखेंगे, और उनमें जो है उनको जितना ज़्यादा हम हो सकता है जो तरीके हैं जिनसे कि हम अच्छे मार्क्स मुख्य परीक्षा में ले सकते हैं, उनके साथ साथ यहीं पर उनकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिसेस, ठीक है, और जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करने की कोशिश उसमें करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से गूगल फॉर्म फिलअप करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर आपको हमारा बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है जो नोट्स फॉर्मेट में और वीडियो ऑडियो क्लासेस में भी है, तो अगर आप लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपकी टेस्ट सीरीजेस भी वहां पर है। चलिए, तो मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली कक्षा में फिर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आऊंगा जो आपकी तैयारी में मदद करे। धन्यवाद।